everyone. So in this session we are going to start a very next definition from Income Tax Act 1961. Till now we have done what is actually meaning of person and income that is being defined under this act. So those who have not watched this session and to understand the meaning of following terms, you have to go to the link given on the top, go and watch that session. And after that session, students, I explained actually the meaning of assessee and non-assessee. एक असेसी कौन होता है, फिर नॉन असेसी कौन होता है, ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस is the very last session that we completed. So on the top again I'm providing you the link, go and watch it out. Now next thing you should know is about financial year. जब एक पर्सन या असेसी अपना रिटर्न फाइल करता है या टैक्स पे करता है तो मैंडेटरी होता है कि उसको फाइनेंशियल ईयर की इनकम शो करनी है. अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? क्या इसमें कोई मंथ्स हैं जो एक्सक्लूड होते हैं या पर्टिकुलर मंथ्स हैं जो इंक्लूड होने होते हैं? क्या ये भी एक 12 मंथ्स पीरियड है? ये कैलकुलेट कब से कब होता है, वेदर इट्स जनवरी टू दिसंबर और एनी अदर बिजनेस ईयर? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. यू हैव टू पे अटेंशन, लिसन इट केयरफुली. Already we are doing this unit 10 and I hope you are covering your all the sessions along with me. This is our official mail address and contact number. Those who want to connect to us, and many of you already reaching to us, that's a plus point for us also. So you can send your queries, your doubt to us and we will try to remove them and will respond to you as soon as possible. So financial year, आपको बहुत जगह FY लिखा मिलता है. ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, किस साल का आपको टैक्स देना होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक ये फाइनेंशियल जिसको हम एक फाइनेंशियल साल बोलते हैं, ये एक पीरियड होता है बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च. रिमेंबर दिस, नॉट जनवरी टू दिसंबर, ये अप्रैल टू मार्च चलता है. 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू द नेक्स्ट कमिंग ईयर की 31 मार्च, एंड द ईयर इन विच वी अर्न एन इनकम. इस पूरे साल में हमने कितनी इनकम अर्न करी है. फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो मार्च आएगा 31 मार्च, तो मेरी इनकम कैलकुलेट होगी लास्ट ईयर के 1 अप्रैल से टिल दिस ईयर्स 31 मार्च. अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज प्रीवियस ईयर क्या होता है, एंड एज यू कैन सी हियर असेसमेंट ईयर क्या होता है. फाइनेंशियल ईयर की जब इनकम कैलकुलेट करते हैं हम, तो एक प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा, असेसमेंट ईयर भी देखने को मिलेगा. इफ़ यू हैव सीन और इफ़ यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऑन द टॉप यू कैन सी द असेसमेंट ईयर लिखा मिलता है. कई बार प्रीवियस ईयर लिखा मिलता है, FY लिखा मिलता है. इन टर्म्स का मीनिंग आपको एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए. So previous year here means it is a period in which a person has to pay tax. राइट. प्रीवियस ईयर मीन्स पिछले साल का आप टैक्स पे करोगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही 31 मार्च हुई, सो 31 मार्च का मीनिंग क्या हुआ कि अब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर कर चुके हो फ्रॉम द 1 अप्रैल, और जो लास्ट ईयर गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, उसका आपको भी टैक्स पे करना होगा, वो आपका प्रीवियस ईयर है. राइट. सो इन इनकम टैक्स एक्ट द प्रीवियस ईयर क्या मतलब क्या होता है, इट्स अगेन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ही है. कोई ऐसा नहीं है कि इसमें 6 मंथ्स या 4 मंथ्स क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस है. कंप्लीट ईयर कैलकुलेट होता है बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 1 टू 31 मार्च. प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर. असेसमेंट मीन्स जब आपका प्रेजेंट ईयर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल इससे जो पिछला साल गया वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाता है. अब एक बार असेसमेंट ईयर समझ लेते हैं ताकि आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए. असेसमेंट ईयर होता है इनकम टैक्स इज अ टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगता है. लाइक अभी 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो 2025 का क्या है, ये 1 अप्रैल, सपोज कीजिए आपकी 1 अप्रैल 2 अप्रैल आ गई है, अभी नहीं आई है, सपोज कीजिए, तो ये ईयर आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है, ये आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा. बट जो 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 का जो आपका ईयर गया है, दिस लास्ट ईयर, ये हो जाता है हमारा प्रीवियस ईयर. सो इनकम जो पे टैक्स जो हमें पे करना होता है वो प्रीवियस ईयर का पे करना होता है, क्योंकि हमारी इनकम उसमें अर्न की है हमने. एंड असेसमेंट ईयर मींस अगेन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन ये कमेंस होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एवरी ईयर. जैसे इस साल के जो 1 अप्रैल होगा वो आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा.
and this period normally starts on April 1st of 1 year and ends on the 31st March of next year में खत्म हो जाता है. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर जो होती है वो एसएससी की कैलकुलेट होती है. अभी तो इस साल की तो इनकम आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, आप अपना टैक्स जो पे करते हो वो 31 मार्च तक की इनकम का करते हो, तो जैसे ही आप अप्रैल में एंटर करोगे वो तो अब आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, लेकिन पिछले साल का जो भी अप्रैल से मार्च तक आपने अर्न किया है उस पर तो टैक्स पे करोगे ही करोगे आप, राइट. सो प्रीवियस ईयर का मीनिंग होता है लास्ट ईयर, और प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर. Now, basically, what important thing you have to remember under this Income Tax Act is general rule क्या होता है टैक्स पे करने का, वो आप समझिए, क्योंकि ये आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है. बिकॉज इट्स क्वाइट पजलिंग क्वेश्चन, यू हैव टू पे अटेंशन. यूजीसी नेट में कैसे आया है देखिए, जनरल रूल यू ऑल हैव टू रिमेंबर इज दैट कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, राइट. अभी तक जो आपने कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर, सपोज कीजिए हम अभी बैठे हैं 2 अप्रैल 2025 में, ठीक है, इस डेट को अभी हम प्रेजेंट है, आज सपोज कीजिए ये डेट है 2 अप्रैल 2025. तो जो आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अर्न किया है, उस पूरी इनकम को आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो अपने अप्रैल मंथ में. मीन्स जो प्रीवियस ईयर आपने पूरा अर्न किया है उसको आप असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करते हो कि मैंने इतनी इनकम अर्न करी है और इस पे मेरा इतना टैक्स बैठता है और मेरे को अब ये टैक्स पे करना है. बट ये हमारा जनरल रूल है दैट प्रीवियस ईयर इनकम इज कैलकुलेटेड और यू कैन से असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर. एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल मीन्स इस जनरल रूल से अगर हम थोड़ी एक्सेप्शंस देखें, एक्सेप्शंस का मीन जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, केसेस वेयर इनकम जो प्रीवियस ईयर की होती है दैट इज कैलकुलेटेड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मीन्स उसी ईयर में ही आपको कैलकुलेट करनी है और उसी ईयर में ही टैक्स पे करना होगा. तो वो कौन कौन से सिचुएशंस है? फर्स्ट, इफ यू आर शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, एनआरआई है कोई और उसका इंडिया में शिपिंग बिजनेस चल रहा है, तो आपको साथ के साथ अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, साथ के साथ टैक्स पे करना है, वो आप नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जा सकते. Second, persons leaving India, who are leaving India, who are not going to further live in India और permanently इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं, तो उनको भी अपनी उसी ईयर की टैक्स उसी साल में पे करके जाना होगा. If there is association of person or body of individuals, any artificial person, juridical person, they have formed for particular event के वजह से उनको बनाया है, तो आपको तभी उसका टैक्स पे करना होगा. नेक्स्ट, पर्सन्स हु आर लाइकली टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. अगर ऐसे नज़रों में बात आ रही है कि कोई पर्सन सिर्फ टैक्स की बचने की वजह से अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम कर रहा है या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस पर भी नज़र रखी जाती है और उन पर भी तुरंत की तुरंत टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है. उसको नेक्स्ट ईयर के लिए फर्दर आप लेके नहीं जा सकते. लास्ट इज इफ देयर इज एनी डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस, मीन्स दैट बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी कैरिड इन नेक्स्ट ईयर एंड दैट बिजनेस जो है उसको अभी ही खत्म कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को की इनकम पर अभी ही इसी साल टैक्स पे करना होगा. यू कैन नॉट कैरी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर. सो आई होप यू all get these points, these exceptions. You can make your own notes, and I hope you understood this financial year term. This is very very important to understand. UGC net में in exceptions पर question already आ चुका है कि you have to tell whether the income of these particular situations per tax is paid in the same year or it's carried in the next assessment year. So you have to remember these. Till then, keep watching and thank you very much for watching this session. I respect your all patience and we respect your views also. So if you have any queries, any doubt, you can send us. We are there for you. Till then, keep watching. Don't forget to subscribe and keep sharing. Thank you.